हेलो, वेलकम माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी। हम कर रहे हैं आज क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 20 द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी। सबसे पहले हम करने वाले हैं बच्चों इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर में देखते हैं हम इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी के बारे में, फिर उसके टाइप ऑफ केसेस, सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट समझेंगे, उसके कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, सैलरी, फिर सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस और उसके और चीज़ें हम समझेंगे, फिर हाई कोर्ट समझेंगे, हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डीएवी के स्कूल के बुक जो हैं उससे नोट्स बनाए हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ जुडिशरी। जुडिशरी है क्या? द जुडिशरी इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आपको लास्ट चैप्टर में मैंने समझाया था कि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स जैसे हमारे बॉडी में हमारे फंक्शनिंग के लिए ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही कंट्री के फंक्शनिंग के लिए ये तीनों ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों ऑर्गन्स अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करते। तो तीनों ऑर्गन्स का अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट, ये सिर्फ हमारे सेटल्स डिस्प्यूट्स सिर्फ सेटल्स डिस्प्यूट्स नहीं करता, यानी डिस्प्यूट्स को ये सिर्फ सेटल नहीं करता। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को समझाना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करना। अगर व्हेन एनी डिस्प्यूट अराइजेज, कोई डिस्प्यूट अगर आता है प्रॉपर्टी को लेकर, वायलेशन ऑफ राइट, एब्यूज़ ऑफ पावर, जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, और कोई डेली लाइफ का कोई भी इशू आता है, तो हम उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लाते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ लॉ यानी कानून के सामने हम उसको जस्टिस देंगे, यानी कोई भी इशू आता है तो हम कहाँ आते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में। द कोर्ट गिव्स अस जस्टिस टू एग्रीव्ड पार्टी। कोर्ट क्या करेगा? जस्टिस देगा। देयरफॉर ए सिस्टम ऑफ कोर्ट अंडर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इसीलिए जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस पर किसी का प्रेशर, किसी का बायस होना नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन अ फेडरल सिस्टम इट इज़ इसेंशियल टू हैव ए जुडिशरी। फेडरल सिस्टम में जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले फेडरल सिस्टम क्या था वो आपको याद है? फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं? जहाँ गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जुडिशरी होगी तो कोई भी इशू होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी सबके क्या कहते हैं वर्क, सबके राइट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए हुए हैं, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करता है। इसीलिए डेमोक्रेसी और फेडरल सिस्टम में हमारे कंट्री के लिए जुडिशरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कहा जाता है। अच्छा, हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। किसी को भी जस्टिस कब मिल सकता है बताओ? जस्टिस इज़ पॉसिबल व्हेन द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। आप सोचो बच्चों, क्या जुडिशरी के ऊपर अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो, यानी उसके ऊपर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी का प्रेशर हो काम करने में कि आपको फैसला हमारे ही उसमें देना है, तो क्या ये हमें जस्टिस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इम्पार्शियल यानी ये किसी खास कम्युनिटी की तरफ इसका झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी जेंडर के प्रति इसका झुकाव नहीं होना चाहिए, और अनबायस होना चाहिए, बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही इक्वली सबको देखना चाहिए, इक्वली फॉर्म में लेना चाहिए, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे किस तरीके से हेल्प कर सकता है? देखो, सबसे पहले प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, जो भी सिटीजन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, रिजॉल्व वेरियस सिविल केसेस,
criminal cases and constitutional matter without pressure from the executive और legislature। executive और legislature यानी जो हमारे leaders हैं, हमारा जो पार्लियामेंट है, इन सब के प्रेशर के बिना ये क्या कर सकता है, हमारे सारे जो भी केसेस होंगे या भी डिस्प्यूट्स होंगे इसको ये रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, इनके प्रेशर में नहीं होना चाहिए इनको। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सेवरल प्रोविजन, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंटरप्रेट कर रहा है उसी ने इसको प्रोविजंस दिए हैं जिससे पता चलता है कि जुडिशरी किस तरीके से इन सब चीज़ों से, एक्सटर्नल इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो क्या क्या प्रोविज़न है, क्यों नहीं ये इन्फ्लुएंस होती है? सबसे पहले कुछ जो प्रोविज़न हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है, सबसे फर्स्ट है जज आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। जज को कौन अपॉइंट करता है बच्चों? उन्हें करते हैं प्रेसिडेंट। आप मुझे कमेंट में आंसर्स दिया कीजिए। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। बट जज को अपॉइंट करने का जो तरीका है वो किस बेस पे होता है? उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे होता है, जो हम आगे चैप्टर्स में करने वाले हैं कि जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है। जज कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। अगर मान लीजिए कोई लीडर है, बड़ा लीडर है, या कोई गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के अभी जो मतलब गवर्नमेंट में जो अभी रूलिंग पार्टी उसके साथ है, तो अगर कभी कोई फैसला उसके अगेंस्ट हो तो हो सकता है वो जज को धमकी दे कि हम आपको निकाल देंगे, तो जज वैसा डिसीज़न ना दे। तो जज को निकालना इजी है ही नहीं हमारी कंट्री में, इसीलिए जज जो है ना इंडिपेंडेंट होके मतलब अपना जो भी फैसला सुनाता है बिना डर के सुनाता है, क्योंकि उसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। जज को एक स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। आप याद करो इम्पीचमेंट क्या है, जिससे हम प्रेसिडेंट को भी ये हटा सकते हैं और जज को भी। उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों हाउसेस में ना मेजोरिटी पास होनी चाहिए, जो भी क्या है 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए। जो लोग प्रेजेंट है या जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करते हैं, अगर हमारे जज या प्रेसिडेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें हटा सकते हैं। कोई लीडर अपनी मर्जी से या कोई बड़ा आदमी उन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। तो दो चीज़ें समझी कि जज ऐसे ही तो अपॉइंट किए नहीं जाते, क्वालिफिकेशन बेस होता है। तो यानी जजों के लिए प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर उनके वर्किंग एक्सपीरियंस होते हैं जो आप आगे समझोगे। और जज को क्या है, रिमूव करना इजी नहीं होता है, इन्हें इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाए। थर्ड है जज रिसीव एडिक्वेट सैलरी। ऑब्वियसली इनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो इनकी जो सैलरी मिलती है वो एडिक्वेट होती है, यानी अच्छी खासी होती है। अगर इनके सैलरी और अलाउंसेस को कभी भी इनके काम के बीच में कट या फिर कम नहीं किया जा सकता, कोई भी तरीके से कोई भी लॉ ला के इनके कम नहीं किया जा सकता। फोर्थ है द टेन्योर ऑफ द जज इज फिक्स। जज का टेन्योर जो भी होता है वो फिक्स होता है, यानी उनको बीच में से ना कभी हटाया जाता है ना कभी बढ़ाया जाता है। अच्छा काम करने पर उनका टेन्योर बढ़ाया भी नहीं जाएगा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें गलत लगे उस पर उनका कम भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं केसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं। हमारे कंट्री में 2 टाइप के केसेस चलते हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस। सिविल केस वो केस होते हैं जिसमें हमारे डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी को लेकर हों, मैरिज, मनी, रेंट, पैसे, मतलब पैसे के लेन देन से कोई चीज़ें हों, वो सब क्या आता है, सिविल केस में आता है। जैसे किसी के प्रॉपर्टी का है, किसी के मैरिज डाइवोर्स का केस है, मनी का है, रेंट का है, इन सबको हम सिविल केस कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस होते हैं जहाँ पे वायलेंस होता है, मर्डर, रॉबरी, चीटिंग, हैरेसिंग ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, क्रिमिनल केसेस होती हैं। अब टैक्स इवेशन इज ऑल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। टैक्स इवेजन क्या है, अगर हम टैक्स को किसी भी रीज़न से या तो हम छुपा के दें या फिर हम क्या करें उसको कम बता के दें, या फिर हम उन्हें कम किसी तरीके से कम दें, या फिर किसी से हम कैश ज़्यादा ले लें और कैश का लेन देन करें, जीएसटी ना दें, किसी भी तरीके से अगर हम टैक्स की चोरी करते हैं तो उसे हम क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। आपको समझ में आ गया टाइप ऑफ केसेस, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केस का मतलब जो पैसे प्रॉपर्टी से लेन देन वाले मामले होंगे, ठीक है, और क्रिमिनल केस होंगे रॉबरी, थीफ, मार पिटाई करना, वो सब क्रिमिनल केसेस होते हैं। और क्रिमिनल केस में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हो गया हमारा, क्रिमिनल केस में क्या हो गया हमारा ये इम्पॉर्टेंट कि ये जो टैक्स इवेजन है वो हमारा क्रिमिनल केस है।
अब कोई भी क्रिमिनल केस स्टार्ट कैसे होता है, ये यूजुअली स्टार्ट होता है, लॉन्च किया जाता है हमारा एफआईआर। क्रिमिनल केस कैसे स्टार्ट होगा, जब एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। एफआईआर लॉन्च होगा, केस इज़ फिल्ड इन कोर्ट, फिर कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में केस जाएगा तो उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा। इफ़ प्रूव्ड, अगर प्रूव्ड हो जाता है कि वो गिल्टी है या एक्यूज्ड है, तो उसे 3 चीज़ें होती हैं, या तो उसे जेल होगी, या तो उसे फाइन होगा, या तो जेल और फाइन दोनों किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब एफआईआर समझते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एन एफआईआर इज लॉन्च विद द पुलिस अबाउट अ क्रिमिनल ऑफेंस। एफआईआर किस पे लॉन्च वो किया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस पे किया जाएगा, यानी मर्डर, थीफ, रॉबरी, इन चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो एज पर लॉ एक पर्सन जो है जब इन्फॉर्म करता है पुलिस को किसी ऑफेंस, किसी ऐसी घटना के बारे में, तो पुलिस क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफआईआर, मान लो किसी ने मेरे साथ हाथापाई की, मारपीट की, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जाऊंगी एफआईआर लिखवाने। जो कोई आदमी उस ऑफेंस के बारे में जानता है वो जाके एफआईआर करवा सकता है। मान लीजिए आप देखते हैं कहीं पे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप भी अपने पड़ोस के लिए उनके अगेंस्ट जाके एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है, एफआईआर समझ में आया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बताएंगे, तो लॉ है कि पुलिस आपकी जो इंफॉर्मेशंस है उसको अपने रजिस्टर में एफआईआर करेगा, पहले उसको डालेगा, उसके बाद ये कोई भी कर सकता है। अब हम समझते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा समराइज़ करते हैं क्या क्या हमने समझा। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा था जुडिशरी क्या है, जुडिशरी 3 ऑर्गन में से इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने समझा था फेडरल सिस्टम। ठीक है, अभी हमने समझा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, जो हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, ओके, विदाउट प्रेशर में काम करता है। इसकी सैलरी जो होती है वो एडिक्वेट होती है, जज को आराम से हटाया नहीं जा सकता। इनकी क्वालिफिकेशन बेस पे क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है, और इनका टेन्योर फिक्स होता है। 2 केसेस पढ़े हमने, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस किस चीज़ से रिलेटेड है, मनी से, और क्रिमिनल केस किससे रिलेटेड है, जो क्राइम यानी ऑफेंस, मारपिटाई, वायलेंस से। एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो क्या करते हैं पुलिस जो है, जब हम कभी कोई कंप्लेन करने जाएंगे तो वो एफआईआर लॉन्च करेगी, और एफआईआर लॉन्च करने के लिए विक्टिम का जाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आदमी अगर जिसको ऑफेंस के बारे में पता है वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब इंडिया में ना जुडिशियल सिस्टम बच्चों इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। सबसे पहले देखो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट जो है हमारा जो है ना, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। सारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी लोअर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट हैं, सारे इनके अंदर ही काम करते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हर स्टेट, एवरी स्टेट हैज़ हाई कोर्ट, हर स्टेट के पास हाई कोर्ट है। ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कम अंडर द हाई कोर्ट, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों जाते हैं, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उसमें 2 तरीके के अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, अभी चलिए हम पहले सिविल कोर्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट क्या होता है, जिसमें पैसे से लेन देन वाली, यानी किसी के ज़मीन वाली चीज़ें, केस, कहानियाँ हों, वो सारे हो जाते हैं सिविल कोर्ट में, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट जज, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ी सिविल कोर्ट होती है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बड़ी सिविल कोर्ट होती है। सिविल जज जो होते हैं ये मतलब अगर सिविल कोर्ट में जो सबसे बड़े जज होंगे वो यहाँ आएंगे। कोर्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल जज फर्स्ट क्लास,
ये जो है मीडियम लेवल के इम्पोर्टेंस के केस देखते हैं, ठीक है, हैंडल सिविल केस ऑफ मीडियम लेवल। फिर है मुंसिफ सब जज सेकंड क्लास, ये हमारे लोएस्ट लेवल के जो होते हैं केस उनको देखते हैं, हैंडल सिंपल एंड स्मॉल सिविल केसेस। तो आपको समझ में आ गया 3 तरीके के। आपको याद क्या रखना है, डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जज होगा, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ केस देखेगा सिविल कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, फर्स्ट क्लास से आपको याद रखना है, यानी ये क्या देखता है, मीडियम लेवल के। सेकंड क्लास वाला जो है एकदम लोएस्ट लेवल के केस देखता है, ठीक है, ये समझ में। अब क्रिमिनल कोर्ट्स हम समझेंगे, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या है। क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे पहले हमारे आते हैं सेशन जज। आपने क्या पढ़ा था, सिविल कोर्ट में सबसे पहले कौन से जज आए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें कौन आ गए, हमारे सेशन जज, ठीक है। सेशन जज क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है ना सबसे बड़ी क्रिमिनल कोर्ट होती है, सबसे बड़ी, डील विद क्रिमिनल केस सच एज थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी टीसी, ठीक है, और सबसे बड़ी होती है। अभी हायरार्की हम समझते हैं, सेशन जज क्या करता है, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट हैंडल सीरियस क्रिमिनल केस। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो सिविल में है, ये क्राइम में है। उसके बाद हमारा आता है असिस्टेंट सेशन जज। ये क्या करते हैं असिस्टेंट सेशन जज, ये मीडियम लेवल के केसेस को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चीफ जस्टिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मिडिल लेवल के केस देखते हैं, ठीक है, मध्यम जो क्राइम्स होते हैं ना उनको देखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो बहुत ही छोटे छोटे केसेस को सुनता है, माइनर केस को, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं बच्चों, ये लॉ और ऑर्डर से जुड़े हुए काम को देखते हैं। ये क्राइम का ट्रायल नहीं करता, ये बस उन चीज़ों को चेक करता है। लोएस्ट लेवल है हैंडल वेरी माइनर क्राइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया 5 लेवल। पहला बहुत ही बड़े जज हो गए, ठीक है, जो बहुत ही बिग डिसीजंस को, बहुत चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। दूसरा असिस्टेंट सेशन जज हो गया, जो क्या करते हैं, हैंडल केसेस दे आर लेस सीरियस, यानी इससे जो है कम, ठीक है। उसके बाद ये मिडिल वाले देखते हैं, ये फिर माइनर वाले देखते हैं, और ये जो है बस लोएस्ट लेवल के देखते हैं, बहुत माइनर, और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को देखते हैं, ठीक है, जो पूरी व्यवस्था को बनाए रखता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है जनवरी 26, 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों के साथ डील करता है, और इसका बहुत बड़ा काम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। इसका कॉम्पोजिशन यानी इसे बना क्या है, इसमें कौन कौन है, इसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम CJI कहते हैं। बच्चों कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि अभी के CJI कौन हैं, ठीक है। ये आप गूगल करके देख के बताओगे कमेंट में कि CJI अभी के कौन है। मैक्सिमम 31 अदर जजेस भी होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन हुआ, यानी इसमें कौन कौन से मिलके बनते हैं। जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन कॉलेजियन सिस्टम। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, पर किस बेस पे अपॉइंट करते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम है इनका, यानी एक ग्रुप का जो सिस्टम है वो देखो। इनके कॉलेजियम सिस्टम में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट कंसल्ट जज एज नेसेसरी। अब यहाँ पे कौन कौन से जज अपॉइंट होने, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही उसमें, बाकी जजों को अपॉइंट करने में, और 4 और बड़े जज, उन सबसे डिस्कशन करने के बाद प्रेसिडेंट को दिया जाता है इन्फॉर्मेशन, तब वो अपॉइंट करते हैं। जनरली सीनियर मोस्ट जज बिकम्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जब कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनाना होता है तो सीनियर मोस्ट जज में से ही जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल होते हैं उन्हें बनाया जाता है, ठीक है। ऑल अदर जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सब ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज की, टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज ए पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी जज बनने जा रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन होने ही चाहिए। ए जज ऑफ हाई कोर्ट
एटलीस्ट 5 ईयर, यानी वो जो भी जज बनेंगे वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए जज बने हों, या फिर हाई कोर्ट में वो एडवोकेट हो 10 साल के लिए। इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी, यानी लॉयर्स भी जज बनते हैं और हाई कोर्ट में जो जज हैं वो भी बनते हैं। ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इज़ द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा ज्यूरिस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा कानून के बारे में जानता है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब हम टेन्योर रिमूवल देखते हैं। टेन्योर क्या है? जज जो हैं 65 ईयर्स तक अपने चेयर पे रहते हैं, यानी ऑफिस में रहते हैं। अगर वो एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें रिमूव करना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इजी नहीं है। उन्हें प्रूव किया जाए मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के उस पे ही बेस पर ही उनको हटाया जा सकता है। उनका रिमूवल प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, और स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में मिलेगी पार्लियामेंट में एक ही सेशन में। द प्रेसिडेंट पासेज द रिमूवल, प्रेसिडेंट ही इनके रिमूवल ऑर्डर पास करता है। तो समझ में आ गया, इनको नॉर्मल नहीं है, इनका कोई मिसबिहेवियर प्रूव होगा, इनकैपेसिटी और डिस्चार्ज ड्यूटी ऐसी कोई प्रूव होगी, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रूव होगा, तभी इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें हटाया जा सकता है। इनकी सैलरी और अलाउंस क्या है? अकॉर्डिंग टू योर बुक CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2.8 लाख होती है, और सुप्रीम कोर्ट की जज की 2.5 लाख पर मंथ होती है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है, कार मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, लीव बेनिफिट मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है, और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी, बिफोर द इंडिपेंडेंस, जो हाईएस्ट कोर्ट था उसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था, और वो कहाँ लोकेट होता था? पार्लियामेंट में लोकेट होता था। पावर और फंक्शन समझते हैं हम। सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या वो काम कर सकता है। केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकती हैं, इंक्लूड डिस्प्यूट जो होते हैं। अगर यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यूनियन और स्टेट के बीच में है तो कौन सॉल्व करेगा? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दो स्टेट्स के बीच में है तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जैसे कि वाटर को लेके हो जाता है, कई बार कोई और रिसोर्सेज को लेके हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कौन हमारा करता है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही काम है। ठीक है। अब एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? अपील करना। ठीक है। एपिलेट मतलब अपील क्या किया जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ अपील किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अगर उसके पास कोई अपील करेगा किसी छोटे कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट, तो वो उन केसेस को सुनेगा, उन केसेस को हियर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई अपील करता है कि दूसरे लोअर कोर्ट में जो फैसला हो उसे मंजूर नहीं है तो वो अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में कोई फैसला किसी को मंजूर नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और ये कब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल केसेस, क्रिमिनल केस, तीनों चीज़ों में होता है। अगर कोई सिविल केस है तब भी, क्रिमिनल केस है तब भी, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैटर है तब भी। तो कोई भी कोर्ट, जो छोटा कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन, जहाँ पे अपील होगी दूसरे केस। अपील व्हेन हाई कोर्ट चेंजेस अ लोअर कोर्ट डिसीजन, तब भी हो सकता है जब लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, तब भी हो सकता है। अपील इन्वॉल्विंग डेथ सेंटेंस, और किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है यानी मृत्यु दंड दिया है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन होती है, अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी को जाना है तो हाई कोर्ट से उसे ना वो भी लेना होता है, अप्रूवल भी लेना होता है। बट जब डेथ सेंटेंस होता है तो अप्रूवल लेना उसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो रिव्यू इट्स ऑन प्रीवियस जजमेंट। एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन के अंदर ये भी आता है, अगर उसने खुद का भी कोई जजमेंट दिया है तो उसमें दोबारा भी अपील हो सकती है। पर अगर कुछ नई चीज़ होगी, अगर उसके पास कुछ अलग पॉइंट होगा या कोई ऐसी चीज़ चेंज हुई हो, उसके बेस पर उस दोबारा से अपने ही जजमेंट को दोबारा रिव्यू करते हैं।
ठीक है। अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, एक इंपॉर्टेंट काम होता है, को प्रेसिडेंट को क्या करते हैं ना, एडवाइस करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, उनसे क्लेरिफिकेशन मांगते हैं। और कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस यानी हमारे आसपास अगर पब्लिक के फ़ायदे की है, पब्लिक के लिए कोई वैसी चीज़ है जो गलत हो रही है, उसके मैटर पर भी वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस जो है वो मानने के लिए प्रेसिडेंट क्या है, बाइंड नहीं है। ओके। अब सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन हमने क्या क्या पढ़ लिया, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन और एडवाइजरी और सुपरवाइजरी। अब ये सुप्रीम कोर्ट है ना, अपने से नीचे के कोर्ट्स को सुपरवाइज भी करती है, वो देखती है कि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं अपने काम को, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ ऑल कोर्ट्स बिलो इट, एंश्योर प्रॉपर जुडिशियल फंक्शनिंग एट द लोअर लेवल, लोअर लेवल पर जो काम हो रहे हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग से हो रहे हैं या नहीं, ये भी उसको क्या काम है, उसको सुपरवाइज भी करती है। इसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और जो भी कुछ केस होता है वो सब के सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी दोबारा ऐसा केस हो ना तो उसको वो सुन सके। यानी कोई भी प्रोसीडिंग होगी, कोई भी जजमेंट होगा, कोई भी ऑर्डर आएगा, उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, रिकॉर्ड करके उसको संभाले। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट्स इन द फ्यूचर केस, फ्यूचर केस में उन सबको लीगल प्रेसिडेंट बनाया जाए कि हाँ इन सब के बेस पर हम अगला फैसला ले सकते हैं। द कोर्ट कैन ऑल्सो पनिश फॉर कंटेम्प्ट टू कोर्ट, कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए भी पनिश की जाती है। यानी क्या है, कोर्ट को अगर कोर्ट के सामने कोई उसे क्या कहते हैं इंसल्ट करे तो उसको क्या करती है कोर्ट, पनिशमेंट देती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ समझ में आया। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब भी कोई हियरिंग होगी, कोई भी प्रोसीडिंग होगी, कोई भी जजमेंट सुनाया जाएगा, कोई भी ऑर्डर सुनाया जाएगा तो उस सबको रिकॉर्ड करके प्रिजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर में होने वाले किसी इंस्टेंस के लिए। अब प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, हमारा 6 फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अगेंस्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के वो के लिए, तो वो वाला जो राइट है वो हमारा कैसे सेव होता है, इसी के सुप्रीम कोर्ट से ही करता है। ठीक है, फंडामेंट, इट कैन डिक्लेयर लॉ नल एंड वॉइड इफ़ इट वायलेट फंडामेंटल, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो उसे नल और वॉइड, उसे बेकार बोल सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। एंश्योर द राइट ऑफ द पीपल रिमेन सेफ एंड सिक्योर, ये सेफ और सिक्योर हमारे इसको एंश्योर करता है। 7 है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये गार्जियन है। गार्जियन का काम क्या होता है, देखभाल करना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करना कि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं। इट डज़ नॉट अलाउ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये किसी भी तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट, और वो अपने हिसाब से उसकी नई डेफिनेशंस भी ना बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट का ही काम है उसे इंटरप्रेट करना। लास्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल जो भी फैसले निर्णय आए हैं उसको रिव्यू करने का। यानी सुप्रीम कोर्ट चेक वेदर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई लॉ बना है तो वो चेक करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो उसका काम है। इफ़ लॉ फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस टू बी फोर्स्ड इमीडिएटली, तो ये क्या होगा, इन केसेस में अगर ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसे तुरंत ही चेंज किया जाएगा। दिस पावर प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल, एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो चीज़ें होती हैं, इससे हमारे जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट होंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीज़ बनाया है उन सबको ये लागू रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाने देगा। जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट टूल प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। ओके है, ये समझ में आ रहा है, फंडामेंटल राइट को बचाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व गवर्नमेंट एक्टिविटी, सुप्रीम कोर्ट का ये भी काम है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी को देखे।
स्टॉप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन व्हेन नेसेसरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज़ आएगा तो उसको बंद करवाएगी, और ये इंटरफेयर करेगी, फेयर जस्टिस देगी, फेयर ट्रायल्स लेगी। ठीक है, अभी हमारा ये यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।